बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने सीएम ममता बनर्जी पर कसा तंज। बंगाल सीएम के बिहारियों को लेकर दिए बयान पर किया पलटवार। सीएम ममता पर लगाया राज्य के अपमान का आरोप। राज्य में घरों का होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि पर उमड़ी लोगों की भीड़। वित्त वर्ष 2020 और 21 की समाप्ति वाले दिन लाइन में लगे दिखे कई उपभोक्ता। बिहार में 5,635 सरकारी पदों पर होगी बहाली। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में नियुक्तियों को दी गई हरी झंडी। IGIMS में 403 नए पद सृजित। झारखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोडरमा में मिले 15 लोग कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा बिहारियों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। ममता बनर्जी के बयान को उन्होंने सस्ती लोकप्रियता के लिए किए जाने वाले नाटक को करार दिया है। इसके साथ ही बिहारियों के संबंध में दिए गए ममता के बयान पर तंज कसते हुए दोनों ही राज्य का अपमान करने का आरोप भी आर.के. सिन्हा ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी पर लगाया है। ये तो जिनके पैर टूटे होंगे, मुझे जानकर कोई विशेष आश्चर्य तो हुआ नहीं कि ममता दीदी ने कल नंदीग्राम में कहा कि मुझ पर जितने हमले हुए सब बिहार और यूपी के गुंडों ने किए। पहली बात तो यह है कि उन पे कोई हमले हुए ही नहीं। अभी भी जिसको हमला बता रही हैं उससे बड़ा कोई ढोंग हो नहीं सकता। किसी का पैर टूटा हो, पैर में फ्रैक्चर हो, घूमता फिरे, ये तो जिनके पैर टूटे होंगे वो बता सकते हैं कि वो हो सकता है या संभव नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये है कि ममता दीदी ने पूरे बिहार का ही नहीं बंगाल का ही भी अपमान किया है। मुझे जानकर कोई विशेष आश्चर्य तो हुआ नहीं कि ममता दीदी ने कल नंदीग्राम में कहा कि मुझ पर जितने हमले हुए सब बिहार और यूपी के गुंडों ने किए। पहली बात तो यह है कि उन पे कोई हमले हुए ही नहीं। अभी भी जिसको हमला जी हां, इस वक्त राजनीति जो है दोनों जगह पर तेज है। जिस तरीके से बंगाल में चुनाव है तो वहां पर राजनीतिक हलचल काफी तेज है, तो वहीं दूसरी ओर अब राजनीतिक हलचल जो है वो बिहार में भी तेज होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से बिहारियों का अपमान, बिहार वासियों का अपमान यहां पर ममता बनर्जी ने किया है, उसको लेकर सीधे तौर पर उन पर निशाने जो हैं अब साधे जाने लगे हैं। तो इसी बीच हमारे सहयोगी कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। कुमार, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त सियासत गर्म है तो प्रदेश की जनता का क्या कुछ कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जनता भी यहां पर हताहत हुई है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया तो इसके बाद सीधे तौर पर जो निशाना है वो प्रदेश की जनता पर ही था। बिल्कुल, देखिए बिहार में चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव बंगाल में होने के बावजूद भी बिहार का उसका कनेक्शन जरूर रहता है क्योंकि एक तो पड़ोसी राज्य है, दूसरा बिहार और बंगाल का अपना एक कल्चर है जिसको लेकर के दोनों की जो राजनीति है वो इस वक्त चरम पर है। आप देखिए कि जिस तरह से बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के ऊपर लगातार बिहार के जो बीजेपी के नेता है वो किस तरीके से अटैक कर रहे हैं, और ये अटैक तब हो रहा है जब ममता बनर्जी कुछ ऐसा बोल जाती है कि बिहार की सियासत गर्म हो जाती है। आप देखिए कि ममता बनर्जी ने पैर टूटने के पीछे जिस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में इस बात को लेकर के नाराज़गी है कि ममता बनर्जी का पैर आखिर किसने तोड़ा है, वो खुद गिर गई हैं या इसके ऊपर जो भी हो, लेकिन पैर टूटने की राजनीति और उसका सियासत चुनाव पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, जहां ममता बनर्जी के बयान के बाद बिहार के नेताओं ने जो है नाराज़गी जताई है। और ख़ास करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं आर.के. सिन्हा, वो पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान का खंडन किया। उस बयान के ऊपर जो
अपनी नाराजगी जताई और कहा कि क्या इस तरीके का व्यवहार बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ममता बनर्जी अपनी करनी का फल भोग रही हैं और जो पैर टूटा है वो पूरी दुनिया जानती है कि वो किस तरीके से पैर फ्रैक्चर हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस तमाम चीज़ों को लेकर के अब बिहार की सियासत गर्म है और उस वक्त गर्म है जब आप देखिए कि जब सेकेंड फेज का चुनाव आज हो रहा है बंगाल में और खुद नंदीग्राम से ममता बनर्जी जहां खड़ी है, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के भाग्य का फैसला, उनके विधानसभा का फैसला, खुद पूरे पश्चिम बंगाल की मुखिया का फैसला आज होना है। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि बिहार और बंगाल का जो राजनीतिक कनेक्शन है वो इन दिनों तेज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी बड़े नेता, बीजेपी के सभी बड़े नेता, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा तो कल भी वहाँ गए थे। प्रधानमंत्री वहाँ पर जो है लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, उन जगहों पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो चुनावी रंग है वो पूरी तरह से बिहार से होके ही बंगाल जा रहा है और बिहार के जितने नेता कुमार ये बात तो आपने ठीक कही कि जो भी चुनावी रंग है वो बिहार से होकर ही बंगाल जा रहा है। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए इस बयान को लेकर, जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से बयान सामने आया, इस बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन पर जो हमला हुआ है वो बिहारी लोगों की ओर से और उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से किया गया है। तो क्या इस तरीके का बयान एक प्रदेश के मुखिया की ओर से आना ठीक है? क्योंकि हर प्रदेश के लोग रहते हैं, यानी कि अगर बात बंगाल की जाए तो बंगाल में हर प्रदेश के लोग रहते हैं। तो ऐसे में इस तरीके से जब मुखिया, यानी कि घर का मुखिया ही जब इस तरीके की बात करे तो कितने हद तक ये बात ठीक होती है? जी देखिए, ममता बनर्जी को पता है, आप जानते हैं कि कब कहाँ और कैसे वो बोलती हैं, किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। उनके रिएक्ट का असर पूरे बंगाल पे ही नहीं पूरे देश में पड़ता है, क्योंकि जो बांग्ला समुदाय के लोग हैं वो ममता दीदी को बहुत चाहते हैं, ममता दीदी को बहुत पसंद करते हैं। बिहार में भी जो बॉर्डर इलाका है, बात चाहे भागलपुर की कर लें, बात चाहे झारखंड के कुछ इलाकों की कर लें, तो बिहार झारखंड से बंगाल का जो कनेक्शन है वो सीमावर्ती के साथ साथ एक बोलचाल की भाषा में भी है। ज़्यादातर लोग बांग्ला बोलते हैं उस पूरे बॉर्डर इलाके पे, तो उसका एक असर है। और यही कारण है कि बीजेपी के जो नेता हैं बिहार कैडर के, वो बंगाल जाकर के प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो बोली है वो बांग्ला है और बांग्ला बोलने जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो बयानबाजी के जरिए जिस तरह से अब राजनीति हो रही है, वो उसमें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ये बोल जाना कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमला करवाया है, तो इसके दो मायने हैं। एक तो उन लोगों ने, ममता दीदी ने साफ तौर पे बिहार के ऊपर और उत्तर प्रदेश के उस अराजक स्थिति को जताने की कोशिश की है, क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, ममता बनर्जी जानती है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, और दोनों राज्यों के नेता इन दिनों बंगाल में कैंप किए हुए हैं। तो उनके एक तीर से दो निशाने हो गए, उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के ऊपर उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे हमला किया। दूसरी बात कि आप देखिए कि हाल के दिनों में बजट सत्र को लेकर जो सियासी घमासान मचा हुआ था, उस सियासी घमासान में कई विधायक को पीटा गया या सदन से जिस तरह से बाहर निकाला गया। तो नेता प्रतिपक्ष के तौर पे जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने पहले ही ममता बनर्जी को समर्थन दिया हुआ है, चाहे वो सीट मिले या ना मिले, लेकिन वो समर्थन है आरजेडी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से ये बयान ममता दीदी ने दिया कि कहीं ना कहीं अराजक की स्थिति है बिहार में, नेताओं को किस तरीके से, विधायकों को किस तरीके से सदन के अंदर घसीटा जाता है। तो कहीं ना कहीं बिहार का कनेक्शन, उत्तर प्रदेश का कनेक्शन, क्योंकि इन दिनों ज़्यादातर नेता बिहार के भी बंगाल में कैंप करके बयानों का जो कैंपेनिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खुद योगी को उन्होंने गुंडा कहा, मतलब आप अंदाज़ा लगाइए कि मुख्यमंत्री योगी को वो गुंडा कह रही हैं। तो माँ माटी और मानुष की लड़ाई लड़ने वाली ममता दीदी इन दिनों बहुत चुनाव को लेकर के कड़ा बयान दे रही हैं, आपत्तिजनक बयान दे रही हैं, जिसको लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों में नाराज़गी है। नाराज़गी बंगाल के अंदर रहने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों की भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ रहते हैं जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं। कुमार गौतम, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ऐसे माहौल में, राजनीतिक माहौल में जहां बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, वहीं आज सेकंड फेज की जो वोटिंग है, वो भी मतदान जो है वो भी शुरू हो चुका है, लेकिन ऐसे माहौल में ममता बनर्जी का इस तरीके का बयान सामने आना
क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी को इसका खामियाजा जो है वो चुनावों में भरना पड़ेगा? क्योंकि अगर बात ममता बनर्जी की ओर से देख के कही जाए तो बात उनकी तरफ से छोटी सी थी, लेकिन क्या एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी चूक ममता बनर्जी यहां पर हुई है, वो भी चुनावी माहौल के बीच? और देखिए, ममता बनर्जी इस चीज़ को जानती है भली भांति कि जो बंगाल है वो किस तरह से ममता बनर्जी ने पिछले 10 सालों से शासन किया हुआ है। दूसरी बात, बिहार या उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से उनका अटैचमेंट है, वो उनको वोट नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन जो बंगाल के रहने वाले हैं वो लेफ्ट और ममता दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन के तौर पर तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो सहयोगी पार्टी है वो है। लेकिन टीएमसी से जो लोग गए हैं बीजेपी के अंदर, वो टीएमसी को कमज़ोर कर रहे हैं। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में अपने जिस एजेंडे के तहत काम करती है उसी एजेंडे के तहत काम कर रही है, लेकिन टीएमसी में जिस तरह से बीजेपी ने सेंधमारी की है, आप देखिए कि जो कई अलग अलग जगहों के जो नेता हैं उनको जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को शामिल किया गया या और भी बड़े टीएमसी के नेताओं को शामिल किया। ये आप देखिए कि फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती को भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया। तो कई ऐसी चीज़ों को शामिल करके भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन बयानों के जरिए जो पॉलिटिक्स होती है वो ममता दीदी की तरफ से भी आ रहे हैं, बिहार के नेताओं की तरफ से भी पलटवार हो रहा है। और आप देखिए ना, कल की बात है कि कल जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं भी सांडिल्य गोत्र की हूँ, तो माँ माटी और मानुस की राजनीति करने वाली ममता दीदी अब जिन्होंने मुहर्रम के मौके पर देखिए कि मंदिरों में या उनके जो कार्यक्रम होते थे उस कार्यक्रम को नज़रअंदाज करते हुए, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो ममता बनर्जी को जो है कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन बयानों के जरिए ममता बनर्जी कभी बिहार को बोलती हैं, कभी उत्तर प्रदेश को के बारे में बोलती हैं, कभी गुंडा राज कहती हैं, कभी कहती है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं वो एक तरफ गुंडागर्दी है तो एक तरफ शांति है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों के बीच में अब ममता बनर्जी का एक नया बयान कि मैं सांडिल्य गोत्र की हूँ, ये बताना अब एक नई राजनीति की शुरुआत करते हैं। क्योंकि देखिए, गोत्र बता करके एक वोट कितना ले पाती है ममता दीदी, ये देखना होगा। लेकिन ममता दीदी के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जो सांडिल्य गोत्र के हैं या जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो ये चीज़ों को समझ रहे हैं कि चूंकि बंगाल में चुनाव है, इसलिए ममता दीदी को इन दिनों अपना गोत्र भी याद आ रहा है या गोत्र बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन पिछले 10 सालों में जो स्थितियां बंगाल के अंदर हुई है, क्या वो बेरोजगारी दूर कर चुकी हैं, या जो जिस एजेंडे पे बंगाल का चुनाव लड़ा जा रहा है वो एजेंडा कितना कारगर है वहाँ के लोगों के लिए, ये देखना होगा। क्योंकि जो चुनाव हो रहे हैं वो अभी कांटे का मुकाबला है। कोई नहीं कह सकता कि ममता बनर्जी की वापसी होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित जो भी शासित राज्य है भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ के नेताओं की ड्यूटी बंगाल में लगा दी है। और ममता बनर्जी बंगाल के सहारे देश की राजनीति करना चाहती हैं, और यही कारण है कि देश के विभिन्न जो कई नेता हैं वो ममता बनर्जी के पक्ष में खड़े होते हैं। तो बिहार और बंगाल दोनों इन दिनों समझिए कि चुनाव की लड़ाई में लड़ रहा है, और बंगाल का चुनाव बहुत मायने रखता है। बिल्कुल ये तो सबको पता है कि आज दूसरा फेज है, और ऐसे में सबकी इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है कि आखिर बंगाल में जीत किसकी होगी, फतह किसका होगा। लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। जी 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 कुमार, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो नतीजे हैं उनके लिए इंतजार करना होगा। और बंगाल का चुनाव काफी अहम है, और चुनाव आते ही नेताओं को अपना जाति, धर्म, घर, भूमि सब याद आने लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौतम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि इस वक्त बंगाल में सेकंड फेज की जो वोटिंग है वो लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में चुनाव है और सियासत जो है वो बिहार में भी इस वक्त गर्म है। जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से बिहार को लेकर एक कह सकते हैं कि तंज कसा गया, या यूं कहा जाए कि एक लालछन लगाया गया, उसके बाद से लगातार दोनों ही प्रदेशों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि बीते दिन राजधानी रांची में स्थित घरों का होल्डिंग टैक्स जमा करने के
अंतिम तिथि थी, क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020 और 21 की समाप्ति हो चुकी है। इसे देखते हुए रांची नगर निगम में होल्डिंग टैक्स जमा कराने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 10 बजे से काउंटर खुलने के बाद से ही उपभोक्ता लाइन में लग गए, अपने घरों के टैक्स का भुगतान किया। हालांकि कई लोगों के बिल में समस्या भी आ रही थी, जितना टैक्स उनका बकाया था उससे ज्यादा पैसे की मांग की गई। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। दूसरी ओर नगर निगम का होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन पोर्टल के काम न करने की वजह से लोगों में गुस्सा भी दिखा, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होने पर 5% की छूट मिल रही थी। मुझे लगता है कि पदाधिकारी निश्चित रूप से बताएंगे, लेकिन आय व्यय का जो विवरणी है, जो खर्च का स्थिति रहा है, क्योंकि ये दवाई रात के 12 बजे तक चलती है और हमको लगता है कि खर्च में हम लोग 70% के लगभग हम लोग या उसके आगे या पीछे रहेंगे। तो मुझे लगता है कि पिछले वित्त वर्ष के जब कोविड का ये भी था, उस समय की स्थिति में उस तक में हम लोग कोरोना के बढ़ते केस एक बार फिर सरकार के लिए चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं। जी हां, बढ़ते केस के मद्देनजर सिमडेगा में 3 अप्रैल को आयोजित होने वाली 11वीं नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड ने इस संबंध में निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार सिमडेगा में झारखंड टीम के 6 और चंडीगढ़ 5 खिलाड़ी और 1 कोच कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खिलाड़ियों के संक्रमित होने की जानकारी पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉल के जरिए खिलाड़ियों से बातचीत भी की और उनका हालचाल जाना। साथ ही उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद प्रदान किए जाने का आश्वासन भी खिलाड़ियों को दिया। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो? गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? सब लोग सब ठीक है। अच्छा, तुम लोग ठीक है सर। पॉजिटिव हुए हो, डर नहीं ना लग रहा है? सर पॉजिटिव तो है पर हम लोग सही सलामत है। कितने बच्चे तुम लोग पॉजिटिव हुए हो? सर झारखंड टीम से 6 है, फिर चंडीगढ़ से 5 है। अच्छा 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 अच्छा, चिंता मत करो, हम लोग तुम लोग का सारा कुछ देख रहे हैं और घबराना मत। और चंडीगढ़ वाले टीम को भी घबराने की जरूरत नहीं है और तुम लोग का हम लोग बराबर ख्याल रखेंगे और तुम लोग ठीक ठाक हो जाओगे जल्दी, बहुत जल्दी। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि पटना से बड़ी खबर इस वक्त वीआईपी न्यूज में सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुक करते हैं। आपको बताएं कि दवा व्यवसायी हत्या मामले पर लोगों का विरोध यहां पर देखने को मिल रहा है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त पटना से सामने आ रही है, जहां पर दवा व्यवसायी हत्या मामले पर लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है। बेली रोड को यहां पर जाम किया गया है। जी हां, आम जनता की ओर से बेली रोड को जाम कर दिया गया है और सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। अपराधियों ने आईजीएमएस के गेट पर गोलीबारी की थी। तो आपको बता दें कि अपराधियों की ओर से जो गोलीबारी की गई थी उसको लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना जो है वो है। इसके बाद अब ये विरोध प्रदर्शन आम जनता की ओर से जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि सड़कें जो है वो जाम की गई हैं। वहीं दवा व्यवसायी हत्या मामले पर यहां पर विरोध प्रदर्शन आम जनता की ओर से देखने को मिल रहा है। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अनिल, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर से यहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या है पूरा मामला?
अभिषेक, मैं बता दूं आपको कि बीते बुधवार की देर रात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर एक युवक को जहां मौत के घाट उतार दिया था, वहीं एक छोटे से बच्चे के भी पैर में गोली लगी थी। मामला ये शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का था, जहां IGIMS के ठीक गेट के पास ही ये घटना चाय पीने के दौरान में युवक को, धर्मेंद्र नाम के 40 वर्षीय युवक को गोलियों से छलनी करके उनकी हत्या कर दी गई है। वैसे अगर बताया जा रहा है कि इनके अभी उनके परिजन का साफ तौर पे ये कहना है कि 1 महीने पहले अपराधियों ने इनके मोबाइल पे एक धमकी भरा फोन भी किया था, वहीं इनसे रंगदारी भी मांगने के लिए फोन किया था, जिसको लेकर अब आक्रोशित परिजन है जो अब केवल आक्रोश में आ गए हैं और ठीक IGIMS गेट के सामने ही मुख्य द्वार पे ही आगजनी कर पूरे बेली रोड को, शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का ये इलाका पड़ता है, जिसे जाम कर पूरा पुरजोर तरीके से हंगामा कर रहे हैं। वहीं परिजनों आश्रितों को मुआवजे की मांग करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी अभिषेक, और वहीं जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग इस वक्त सड़कों को जाम कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनको पुलिस प्रशासन किस तरीके से समझा बुझा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम इस पूरे आक्रोश की, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो कार्रवाई होती है उनसे ये काफी नाराज दिख रहे हैं और इसलिए इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये आगजनी जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं और बीच सड़क को पूरी तरह से जाम दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरह से आगजनी को शांत कराने और लोगों को आक्रोश को शांत कराने में जुटी हुई है, बावजूद इसके इन लोगों ने सबको बीच सड़क पे रख के हंगामा किया है। अब धीरे धीरे स्थितियां पुलिस के कंट्रोल में है और लोगों को हटाने की कवायद जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से ये बीच बाजार, आपने कहा गेट के सामने गोली मारी गई युवक को, तो किस तरीके से यहां पर प्रशासन अपनी सख्ती बरते हुए है? क्योंकि लगातार प्रशासन का तो ये कहना है कि सख्ती बरकरार है, जो अपराधी हैं उनके मन में भय है, लेकिन जिस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं साफ तौर पर ये हकीकत जो है उससे पर्दा उठा देती है और दिखा देती है कि अपराधियों के मन में जरा सा भी भय नहीं है। अभिषेक, मैं आपको जानकारी देते हुए एक बात बता दूं कि महज IGIMS के गेट के महज कुछ ही दूरी पर ही एक छोटा सा पोस्ट बना हुआ है, OP बना हुआ है, जहां पे कई पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद होते हैं। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो IGIMS का गेट जो है वो IGIMS का जो इलाका है, बेली रोड का जो इलाका हुआ, वो काफी व्यस्ततम इलाका है, जिस वजह से अपराधी कितने बेखौफ है ये देखने को मिलता है। हालांकि इस गोलीबारी में एक मासूम बच्चे को भी गोली लगी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवालिया निशान जरूर उठते हैं कि आखिर अपराधी जो है इतने बेखौफ कैसे होते जा रहे हैं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की कार्रवाई और भी तेज करनी होगी ताकि इस तरह की घटनाएं जो है वो ना घट सके। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपराधियों पर नकेल कसने की आवश्यकता है कि इस तरीके की घटनाएं जो बार बार घटित ना हो और आम जनता के मन में जो अपराधियों को लेकर एक भय है वो दूर हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच छिड़ी जंग के मामले में एक और मोड़ आ गया है। दरअसल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने ट्वीट कर देवघर के मधुपुर जाने पर सांसद निशिकांत दुबे की गिरफ्तारी की मांग की थी। वहीं सांसद निशिकांत दुबे फेसबुक पर पोस्ट डालकर खुद को गिरफ्तार करने की चुनौती दी थी उन्होंने। इसी सबके बीच इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को लेकर एक बयान दिया है कि निशिकांत दुबे भगौड़ा है। साथ ही विधायक इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे पर कानून तोड़ने का आरोप लगाया। विधायक ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा और म्युनिसिपल कमिश्नर मुकेश कुमार के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में महापौर आशा लकड़ा ने नगर निगम में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर मुकेश कुमार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। महापौर के अनुसार नगर आयुक्त राजनेताओं की तरह रांची नगर निगम में काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुकेश कुमार पर पार्षदों को उकसाकर मीटिंग में हंगामा करवाने का आरोप भी लगा दिया। दिए अधिकारों का सम्मान करें और शहर के विकास व जनहित से जुड़े समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य करें ताकि आम जनता
के पैसों का सदुपयोग हो, परंतु उनके माध्यम से ऐसी योजना और प्रस्ताव तैयार किया जा रहे हैं जिससे सरकारी राजस्व को क्षति की प्रबल संभावना प्रतीत हो रही है। झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत दी गई शक्तियों को दरकिनार कर वे अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी एजेंसी को लाभ पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। इन बिंदुओं पर मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी, जो इस प्रकार से है कि 25 मार्च को नगर निगम परिषद की बैठक आहूत की गई थी। दिनांक 23/3/2021 को मेरे पास में नगर निगम परिषद बैठक से संबंधित एजेंडा की फाइल मेरे पास भेजी गई। मैंने उनमें से कार्यवृत्त संख्या 3, 4, 5, 6 एवं 8 को परिषद की बैठक में उपस्थापित करने से रोक लगाते हुए नगर आयुक्त को यह निर्देश की कि संबंधित एजेंडों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि यह स्पष्ट हो कि किस आधार पर संबंधित प्रस्ताव को तैयार किया गया। उपायुक्त छवि रंजन ने रांची के खेलगांव स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त समेत कई अधिकारियों ने मरीजों के रूम में दिए जाने वाली सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद पदाधिकारियों से बातचीत की और सेंटर में रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए।